हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इसका क्या मतलब है? सेरिब्रो मतलब ब्रेन, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, मतलब ब्रेन की ब्लड वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसके कारण जो बीमारी हुआ है उसमें उसका हम पढ़ेंगे। तो इसमें मेन दिया हुआ है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाने के कारण ब्लड पूरी तरह से ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट ये सब की कमी हो जाती है, जिसके कारण स्ट्रोक होता है। ठीक है, उसी का हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, डिजीज डायग्नोसिस पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर और उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो ये इसमें क्या होता है? सडन मतलब फोकल न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। फोकल मतलब कि कोई एक पाथ में न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम एकाएक स्टार्ट हो जाता है, जो 24 घंटे से ज़्यादा समय तक रहता है। और जो इसका मेन कॉज होना चाहिए वो कौन सा कॉज होना चाहिए? सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज होना चाहिए, आइदर आर्टरी से हो या वेनस से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रोक। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो पहला तो ब्रेन में जो एबनॉर्मलिटीज आई है वो ब्लड वेसल्स में पैथोलॉजिकल प्रोसेस चेंज होने के कारण। दूसरा, ल्यूमेन में ऑक्लूजन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने के कारण। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? इम्बोलियस से या थ्रोम्बोस से। ठीक है, ब्लड वेसल्स का रैप्चर हो जाना, वेसल वाल में जो परमेबिलिटी है उसमें चेंजेज आ जाना, विस्कोसिटी बढ़ जाना, और क्या है तो ब्लड फ्लोइंग जो हो रहा है उसकी क्वालिटी में चेंज हो जाना। तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? तो जो स्ट्रोक है ना वो मेनली क्या है? ब्रेन में अटैक होने के कारण होता है। ये एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज किया है? आरटीपीए। आरटीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये दिया जाता है पहले 3 से 4.5 घंटे के बीच में। इसी को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। WHO ने स्ट्रोक का क्या डिफिनेशन दिया है? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने बोला है आपका अपोप्लेक्सिया मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के कारण होता है और शॉक के कारण होता है। अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि स्ट्रोक और शॉक में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रोक में क्या होता है ना कि मेनली ब्रेन से रिलेटेड होता है स्ट्रोक, और इसमें क्या होता है कि अगर ब्लड फ्लो सही से नहीं पहुंच पाया तो, ठीक है, इसमें सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट में। लेकिन शॉक जो होता है ना वो पूरे शरीर के लिए होता है। कहीं पर भी ब्लड का ये क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लड अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाया पूरे शरीर में कहीं पर भी, ठीक है, खून की कमी हो जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे? शॉक कहेंगे। अब WHO क्या डिफाइन किया था कि क्या है? क्लिनिकल साइन डेवलप्ड हो जाना। कहाँ पे? तो ये सेरिब्रल प्रॉब्लम के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है कोई फोकल एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में, जो 24 आवर से ज़्यादा चलता है। ठीक है, इसको अगर इंटरप्ट नहीं करेंगे तो सर्जरी या डेथ हो जाएगा। ठीक है, और इसका कोई अदर कॉज नहीं होता है वेस्कुलर ऑरिजिन के सिवा। ये डिफाइन किया WHO ने स्ट्रोक को। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब स्ट्रोक का कुछ एपिडेमियोलॉजी जानते हैं। ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज होता है डेथ का। ठीक है, हर साल 20 मिलियन पीपल अफेक्ट होते हैं, 5 मिलियन पीपल मरते हैं। कह रहा है कि अगर 20 मिलियन पीपल को अगर सही से हम ट्रीट नहीं किए जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इसमें क्या होता है कि और भी अदर कारण हो सकता है, जैसे कि एपिलेप्सी, डिप्रेशन और वेस्कुलर डिमेंटिया। ठीक है, फीचर ऑफ स्ट्रोक देखते हैं। तो इसमें जो इसेंशियल फीचर है वो क्या है? द टेम्पोरल प्रोफाइल। इसमें क्या होता है? एब्रप्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट डेवलप्ड होता है, मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप्ड होता है। ठीक है, ये मेनली क्या होता है? ये सेकंड का काम होता है, मतलब ये सडन स्टार्ट होता है ना, इसलिए। और ये कहाँ पे होता है? तो वेस्कुलर में होता है। ठीक है, टेबल 1 क्या क्या इसका करस्पॉन्डिंग फीचर, मतलब ये जो टेम्पोरल प्रोफाइल है ये क्या पे बेस होता है? इसका क्या क्या टाइप है? तो इम्बोलिक, थ्रोम्बोइटिक और हाइपरटेंसिव ब्लीड। ठीक है, इम्बोलिक में क्या होता है? जैसे कि हमने पहले जाना था कि इम्बोलिक में क्या हो जाता है? इम्बोलिक और थ्रोम्बोलिक में थ्रोम्बोटिक में अंतर है। इम्बोलिक में क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स में पूरा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये जहाँ तहाँ होता है। लेकिन थ्रोम्बोटिक में क्या होता है? पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इम्बोलिक में क्या हो जाता है? रीच इट्स पीक ऑलमोस्ट एट वंस, एकाएक ये पीक पे पहुंच जाएगा। इसमें क्या होता है? मैक्सिमल एट ऑनसेट, मतलब
तुरंत क्या हो जाएगा, ये इसका जो स्टार्टिंग होना वो बहुत हाई लेवल पे होता है, ठीक है। और ये मेनली क्या करता है, आर्टरी से आर्टरी को ऑक्लूजन करता है। लेकिन जो ये थ्रोम्बोटिक है ना, थ्रोम्बोटिक में क्या होता है, एम्बोलिक की अपेक्षा कम होता है। क्यों? ये थ्रोम्बोटिक होता है जो क्या है, फिक्स हो जाता है और ये पूरा ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो ये धीरे धीरे होता है, ठीक है। ये मिनट से आवर्स लगाएगा और इवन डे भी लगा सकता है। ये क्या होता है, स्टेप लेदर ऑनसेट होता है और क्या होता है, साल्टेटरी फैशन में होता है, ठीक है। ये स्टेप लेदर ऑनसेट इसका होता है और इसका साल्टेटरी फैशन होता है। और इसका जो हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग है ना, वो मेनली स्टैटिक होगा या स्टिडली होगा। स्टैटिक मतलब कि एक ये किसी एक जगह पे हो जाना, लेकिन क्या रेगुलर मैनर में होना, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला था उसको क्या होता है, ये प्रोग्रेस होने में मिनट से आवर्स लगाता है। लेकिन ये भी जब ऑनसेट होगा तो मैक्सिमल होगा, जैसे किसकी तरह, जो पहला वाला एम्बोलिक पढ़े थे उसके अनुसार। इसमें क्या होता है, तो इसमें वोमिटिंग प्रेजेंस होती है। तो डिफरेंस तो समझ में आ रहा है ना। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके कौन सा इसका फीचर्स है, तो क्वेश्चन दे देगा क्या कि मैक्सिमल एट ऑनसेट, बट जो स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है, क्यूक होता है, और आल्ट्री ऑक्लूजन में होता है, तो ये हो जाएगा एम्बोलिक। मैक्सिमल एट ऑनसेट होगा लेकिन कितना मिनट लगेगा टाइम, और उसके साथ वोमिटिंग होगा, तो ये वो किसका हो जाएगा, हाइपरटेंसिव ब्लीड। ये स्टेप लेदर ऑनसेट है और इसका साल्टेटिव फैशन है, और ये टाइम लेगा मिनट से आवर्स में, और ये ज़्यादा स्लोली होता है, तो ये किसका हो जाएगा, थ्रोम्बोटिक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। एक और है कौन सा, साह। साह का फुल फॉर्म सब एरेक्नॉइड हेमरेज। ये मेनली इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। सडन ऑनसेट, इसके साथ क्या क्या होगा, हेडेक होगा, नेक में रिगिड हो जाएंगे, स्टिफनेस आ जाएगा, और जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ना के बराबर या थोड़ा होता है। ये मेनली इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा ना हो तो क्या हो जाएगा, एन्यूरिज्म। ये मेनली बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये मैंने अपने वीडियो में भी साह के बारे में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। सेकंड फीचर्स क्या है, पहला फीचर्स क्या था, तो पहला फीचर्स भूल गए, ठीक है। देखिए पहला फीचर्स है टेम्पोरल प्रोफाइल, सेकंड फीचर है फोकल सिग्नेचर। अब फोकल सिग्नेचर, फोकल मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है। जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा क्या, लोकेशन को भी और साइज ऑफ द इन्फ्रैक्ट या हेमरेज को भी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो वेस्कुलर पैथोलॉजिक प्रोसेस है उसको हम ज़्यादा कैसे समझते हैं, तो पहला अल्थेरोस्क्लेरोसिस। अल्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाना, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। हाइपरटेंसिव अल्थेरोस्क्लेरोटिक चेंज मतलब कि ये अल्थेरियोस्क्लेरोसिस के कारण जो हाइपरटेंशन होता है उसमें चेंजिंग के कारण। तो स्पेसिफिक एन्यूरिज्म होता है इस डिसऑर्डर का, जिसको कहते हैं चारकोट बॉकार्ड एन्यूरिज्म। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं चारकोट बॉकार्ड एन्यूरिज्म क्या होता है। ये जो मेनली होता है ना, ब्रेन के जो वेस्कुलेटर मतलब ब्लड वेसल्स होता है उसमें एन्यूरिज्म हो जाने के कारण होता है। एन्यूरिज्म मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स का वीक हो जाना। और ये मेनली कौन से ब्लड वेसल्स में होते हैं, तो स्मॉल ब्लड वेसल्स, लार्ज नहीं, जिसका जो डायमीटर है 300 माइक्रोमीटर से कम होता है, ठीक है। तो ये मेनली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो लेंटिकुलोस्ट्रिएट वेसल ऑफ बेसल गैंग्लिया में। ये मेनली किससे एसोसिएटेड होता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन। मतलब जो चारकोट बॉकार्ड एन्यूरिज्म है ये ऐसा एन्यूरिज्म है जो ब्रेन में होता है, और मेनली जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जिनका जो डायमीटर है 300 माइक्रोमीटर से कम है उनमें होता है। और ये क्यों होता है, तो ये क्रोनिक हाइपरटेंशन के कारण होता है। और ये जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ पे पाया जाता है, तो लेंटिकुलोस्ट्रिएट वेसल ऑफ बेसल गैंग्लिया में, ठीक है। तो चारकोट बॉकार्ड एन्यूरिज्म आपको समझ में आ गया। अब ये कहते हैं तो इसी के कारण क्या होता है, ये डिजीज होते हैं। किसका प्रोफाइल है, ये फोकल सिग्नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब ये क्या है, मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ हाइपरटेंसिव ब्लीड। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द हाइपरटेंसिव ब्लीड कौन सा होगा, द पोटामेन ऑफ बेसल गैंग्लिया। उसमें कौन सा आर्टरी, लेंटिकुलोस्ट्रिएट आर्टरी, जो स्मॉल आर्टरी है और इसका जो ये जो डायमीटर है 300 माइक्रोमीटर से कम है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आल्ट्रियाटिस के कारण होता है, ठीक है। और एन्यूरिज्मल
डायलेशन के कारण होता है। डेवलपमेंट में भी कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, मेल फॉर्मेशन होता है। AVM या आपको मैंने पढ़ा चुका है पिछले वीडियो में, आर्टरियो वेंट्रिकुलर मेल फॉर्मेशन। इसके कारण भी क्या होता है, लोबुलर हेमरेज होता है, मोस्टली किसी लोबल में होता है। ठीक है, इसका जो लोकेशन होता है। तो ये दोनों टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे ये वेबसाइट पे। पेशेंट विल प्रेजेंट विद द वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक। सिंपल बात है, जब हम स्ट्रोक कर रहे हैं तो वार्निंग साइन तो आएंगे ही स्ट्रोक के। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक्यूट ऑनसेट राइट साइडेड वीकनेस विथ आई। क्या कह रहा है, जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एकाएक क्या हुआ, राइट साइड में वीकनेस हुआ आई के वीकनेस के साथ। ठीक है, प्रीफरली लुकिंग टू द लेफ्ट, लेसन इज लोकेटेड वेयर। मतलब क्या हो गया, जो वीकनेस है वो राइट साइड में है। ठीक है, और जो और आई में भी वीकनेस है, तो जो कहाँ पे लेसन हुआ होगा। तो हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे ब्रेन में राइट साइड में अगर लेसन है तो अफेक्ट कौन सा पार्ट करेगा, लेफ्ट साइड को करेगा। अगर लेफ्ट साइड में लेसन है तो अफेक्ट करेगा राइट टाइप में। तो कह रहा है राइट साइड में वीकनेस है, इसका मतलब लेसन कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। तो पता चल गया लेफ्ट फ्रंटल लोब में क्या होगा, वीकनेस होगा। ठीक है, बिकॉज फ्रंटल गेज, अब फ्रंटल क्यों, क्योंकि जो गेज के लिए होता है वो कौन सा सेंटर होता है, फ्रंटल एरिया। ठीक है, तो विच विल कॉज योर आई टर्न टू द लेफ्ट, जिसके कारण क्या होता है, हमारा आई जो टर्न करेगा वो लेफ्ट की तरफ टर्न करेगा। ठीक है, ये है हम क्या है, ये प्रोसेस होता है चेक करने का। एज जनरल रूल्स आई लुकिंग टू द साइड ऑफ द लेसन। आई मतलब जनरल रूल्स में ये कह रहा है कि आई जो होता है ना, वो जिधर लेसन होता है उधर की ओर लुक करता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द पैरालिसिस, जिस एरिया में पैरालिसिस हुआ उसका अवे। ठीक है, तो ये इसके द्वारा भी हम जान सकते हैं। एक तो थ्योरी बेस्ड है कि जो जिस साइड वीकनेस हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, उसके अपोजिट साइड लेसन होता है। एक आई से भी चेक कर सकते हैं। आई के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार क्या है, तो आई उधर मूव करेगा जिधर लेसन होगा, और जिधर पैरालिसिस होगा उसके अवे मूव करेगा। ठीक है, तो इससे भी पता चल सकता है। इट इज़ सुप्राटेंटोरियल और एंड फ्रंटल। ये क्या है, सुप्राटेंटोरियल है और फ्रंटल है। बट इफ द पेशेंट प्रेजेंट विथ आई लुकिंग टू द साइड ऑफ पैरालिसिस, लेकिन इसमें भी एक डिफेक्ट होगा ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कह रहा है कि ठीक है, ऐसे तो हम आई के टर्निंग से हमको पता चल जाएगा कि लेसन किस साइड है, लेकिन अगर पेशेंट को आई में ही पैरालिसिस मार दिया तो क्या करेंगे, जैसे कि इफ़ द पेशेंट प्रेजेंट विथ आई लुकिंग टू द साइड ऑफ पैरालिसिस एंड अवे फ्रॉम द लेसन, इट इज़ इंफ्राटेंटोरियल एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉर द पोटाइन गेज सेंटर। मतलब कि देखो, वो तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो सेंटर है, फ्रंटल गेज सेंटर और पोटाइन गेज सेंटर। फ्रंटल गेज सेंटर में क्या होता है, जो आई है वो लेसन की तरफ मूव करेगा और पैरालिसिस से दूर। लेकिन जो पोटाइन गेज सेंटर है, इसमें है ना, जो आई है ना वो लुक करेगा जहाँ जिधर पैरालिसिस हुआ है, और जो लेसन हुआ है उससे अभी जाएगा। तो अगर फ्रंटल गेज लाइन होगा तो इसमें क्या होगा, सुप्राटेंटोरियल कहेंगे। ठीक है, और पोटाइन गेज सेंटर होगा तो उसको कहेंगे इंफ्राटेंटोरियल। तो इसके द्वारा हम बहुत मुश्किल रहता है पहचानना, तो सबसे अच्छा वही प्रोसेस यूज कीजिएगा, वो क्रॉस वाला। राइट साइड वीक हुआ है तो लेफ़्ट साइड में लेसन है, और ये लेफ़्ट साइड वीक हुआ है तो राइट साइड में लेसन है। ठीक है, आई के द्वारा ये दो चीज़ें होती हैं, आपको बता दिया। अब क्या कह रहा है कि जब नर्व सेल डाई होता है तो बॉडी का फंक्शन भी अफेक्ट होता है, जैसे कि पैरालिसिस, डिसेबिलिटी और डेथ हो सकता है। ठीक है, इफ़ इट इज़ अब्रप्ट ऑलवेज थिंक ऑफ द स्ट्रोक। अगर कभी भी ये सब अब्रप्ट हुआ, ठीक है, तो हमेशा स्ट्रोक के बारे में सोचो। ठीक है, क्लोजेस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन सा होता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस जानते हैं मेनली कौन से एज में, तो 20 से 60 ईयर्स एज में। तो डीमाइलिनेटेड डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें वाइट मेटल ट्रैक इन्वॉल्व होता है, इट मे बी एक्यूट और अब्रप्ट एज वेल। मतलब अगर हमें स्ट्रोक का डिफरेंशियल डायग्नोसिस खोजना होगा तो वो क्या हो सकता है, डीमाइलिनेटेड डिजीज, ठीक है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो मेनली वाइट मेटल ट्रैक में इन्वॉल्व होता है। ये एक्यूट होता है और एब्रप्शन भी करता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रोक सिंड्रोम, लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फेयर। तो ये बता रहा है एग्जाम्पल क्या होता है स्ट्रोक सिंड्रोम का। तो पहला है लेफ्ट डोमिनेंट
हेमीस्फेयर। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर राइट में होगा तो लेफ्ट, लेफ्ट में होगा तो राइट। ये इसमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम कभी भी ये इंटरप्ट हुआ ब्रेन, तो सबसे पहले स्ट्रोक के बारे में सोचो, उसके बाद किसी और चीज़ के बारे में सोचो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, तो सी अपेंडिक्स हम देख चुके हैं। अब क्या कह रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द ब्लड फ्लो इफ़ यू स्टॉप ब्लड फ्लो इन 5 मिनट इरिवर्सिबल डैमेज विल बी प्रोड्यूस। कह रहा है कि अगर ब्लड फ्लो में अगर हम ब्लड फ्लो को स्टॉप कर दे 5 मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल डैमेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। रिमेंबर 555, ये कोड याद रखिएगा, 555 क्या है, अगर 5 मिनट में अगर आप रीगेन कर लेते हैं सेरिब्रल सर्कुलेशन कितना 55 ml पर 100 ग्राम और ब्रेन पर मिनट, तो हमारा जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में कितना 55 ml पर ग्राम, ठीक है। इन 5 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, रीगेन कर लेना है सेरिब्रल क्या सर्कुलेशन कितना, तो पर मिनट में 55 ml पर 100 ग्राम में, ठीक है। ऑटो रेगुलेशन, कैसे ऑटो रेगुलेशन होता है, तो जो मीन मतलब ऑटो रेगुलेशन क्या है, ये ब्लड प्रेशर का ब्रेन में, तो जो मीन ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है 50 to 50 से 150 mmHg, ठीक है। स्मॉल पीएल वेसल है, पीएल वेसल मतलब जो पाईमीटर होता है ना, उसका जो वेसल्स है वो डायलेट करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो होंगे, ठीक है। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन, सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन मतलब होगा नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन के टिश्यूज का क्या होना, धीरे धीरे मर जाना। क्यों, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसके कारण, या लॉस ऑफ O2 होता है और ग्लूकोज होता है। क्यों, तो वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या ऑक्लूजन के कारण, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसमें चेंजेज आने लगते हैं, और उसके कारण क्या होता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है सेल वो कोलैप्स करने लगता है। मेनली नोट कीजिए कि जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसमें जो हमारा प्रेशर है वो 50 से 150 mmHg तक उसको रेगुलेट होना चाहिए, ठीक है। उससे हाई या लो क्या कर देता है, जो हमारा ऑटो रेगुलेशन प्रोसेस है ब्रेन के द्वारा उसको लूज कर देता है, ठीक है। स्ट्रोक के समय में आप क्या नोटिस कीजिएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो शूट अप हो चुका है, जिसके कारण बिकॉज ऑटो रेगुलेशन हैज़ टू बी मेंटेन, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। क्यों, ताकि वो हमारे ऑटो रेगुलेशन को मेंटेन कर सके। एक्यूट स्ट्रोक में क्या होता है, स्पेशली इन इनफ्रैक्ट, जब हमारा ब्रेन सेल क्या हो जाए, मरने लगे, तो वी डू नॉट ब्रिंग डाउन द ब्लड प्रेशर, हम लोग को ब्लड प्रेशर को नीचे नहीं करना चाहिए। यू हैव टू ओनली ट्रीट क्या, ब्लड प्रेशर इफ़ योर मीन आर्टेरियल प्रेशर इज़ ग्रेटर देन 130। कह रहा है कि जब इन्फ्रैक्ट का टाइम आता है तो उसमें हमें ब्लड प्रेशर कम करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ हम ट्रीट करते हैं ब्लड प्रेशर को। अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर ग्रेटर देन 130 हो तो कैसे जानेंगे, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक प्लस 2 डायस्टोलिक बाई 3, ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन करके देखेंगे तो 3 सिस्टोलिक प्लस 2 डायस्टोलिक बाई 3, ठीक है। ये मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है। अब क्या कह रहा है, गाइडलाइंस के अनुसार अगर सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 220 रहे या डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 120 रहे तो तुमको ट्रीट करना है, लेकिन तुमको ब्लड प्रेशर को ड्रॉप नहीं करना है मोर देन 20% ऑफ योर वेस्ट लाइन, ठीक है। अब सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन, सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन में पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस होता है किसका, तो इन्फ्रैक्शन कहाँ हुआ है, सेरिब्रल मतलब ब्रेन में, तो नेक्रोसिस होगा किसका, तो ब्लड टिश्यू ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेनली ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम हो जाते हैं। क्यों, तो वेस्कुलर ऑक्लूजन के कारण ब्रेन में अब कोई एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला नहीं होता है, ठीक है। नो अदर एनर्जी सोर्स अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज को छोड़ के कोई अनदर एनर्जी सोर्स नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्रेन में ग्लूकोज कमने लगता है, ठीक है। ग्लूकोज मेंटेन रहना चाहिए कितना, तो 100 से 180 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। अब हमारा सेल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो धीरे धीरे उसमें भी कोलैप्स होना चालू होता है। और ये मेनली क्यों हो सकता है, तो एपोप्टोसिस के कारण। एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर,
ठीक है। इसमें क्या होता है, नो रीफ्लो फिनोमेना, मतलब कि रीफ्लो माने दोबारा फ्लो नहीं कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम जाता है। क्रिटिकल थ्रेशोल्ड क्या होता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो का, तो वो देखिए क्रिटिकल लेवल होता है 23 ml पर 100 mg पर मिनट, नॉर्मल क्या होता है 55। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन्फ्रैक्शन कब स्टार्ट होगा, जब 1000 ग्राम में 10 से 12 ml क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगा। और क्रिटिकल लेवल ऑफ हाइपोपरफ्यूजन कब होगा, जब 100 ग्राम में कितना होगा, 12 से 23 ml होगा। ठीक है। अब आ गए हेमेटोलॉजिक फैक्टर इन द थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली चेंजेज होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट के नंबर में। तो एंटीकोगुलेंट कौन कौन सा है, हेपरिन, कोफैक्टर 2, एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ये सब में क्या होता है, चेंजेज होता है। ठीक है। अगर पेशेंट जिसको स्ट्रोक है ना, और जो यंगर देन 40 ईयर्स है, जिनका कट ऑफ कितना है 45 ईयर्स है, तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं किस में, तो स्पेशली प्रोटीन एस और प्रोटीन सी को। ठीक है। अब टाइप ऑफ स्ट्रोक देखते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रोक में कौन कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो टाइप ऑफ स्ट्रोक होता है वो है, पहले 2 तरह का होता है, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। तब पूछेगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक कौन सा होता है ब्रेन में, तो इस्केमिक स्ट्रोक, ये 70% होता है। ये क्यों होता है, तो 2 कारण के कारण, थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक। ठीक है। अब हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इंट्रासेरिब्रल या इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज के कारण होता है। ठीक है। सब एरेक्नोइड हेमरेज के कारण होता है। इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है, ऑक्सीजन का सही से नहीं पहुंच पाना ब्रेन में। ठीक है। इसी को कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक के 70% कारण है। हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब किसी कारण बस रप्चर हो जाना, हेमरेज हो जाना। ठीक है। तो ये 2 कारण है, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक कौन सा है, तो इस्केमिक स्ट्रोक। ठीक है। चलिए इस्केमिक स्ट्रोक देखिए, यहाँ पे वर्सेस किया है। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या है, ऑक्सीजन ये एरिया है जहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाया है। ठीक है। प्लेकी या ब्लड क्लॉट हो रहा है उसके कारण। यहाँ पर क्या हो रहा है, हेमरेजिक स्ट्रोक में ये एरिया में ब्लड आ गया है, क्यों, तो हेमरेज के कारण। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है, ये 2 तरह का होता है, फोकल सेरिब्रल इस्कीमिया या ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया। किसी एक पार्टिकुलर एरिया में क्या हो जाने के कारण, ब्लड ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण, या पूरे पार्ट में क्या हो जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी। तो फोकल में किसी पार्टिकुलर एरिया में होता है। ऑलवेज सम डिग्री ऑफ सर्कुलेशन, सम डिग्री ऑफ सर्कुलेशन इसमें अफेक्ट होता है। ठीक है। क्या, ऑक्सीजन डिलीवरी और ग्लूकोज। लेकिन ग्लोबल में क्या होता है, नो सेरिब्रल ब्लड फ्लो ऑफ द इंटायर ब्रेन, पूरे ब्रेन में क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। ये इरिवर्सिबल डिस्ट्रैक्शन है, अगर ये 4 से 8 मिनट तक रह जाए तो। ठीक है, एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। थ्रोम्बोटिक इन्फ्रैक्ट क्या होता है, 2 कारण था ना, थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक। थ्रोम्बोटिक मतलब पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरी का, जिसके कारण ब्लड फ्लो में इंटरप्शन हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्रैक्शन स्टार्ट होता है। इन्फ्रैक्शन मतलब डेथ ऑफ द ये ब्रेन सेल। ठीक है। अब टिश्यू इसमें क्या होता है, डिप्राइव मतलब ब्लड में कमी हो जाता है, जिसके कारण इस्केमिक नेक्रोसिस और इन्फ्रैक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो हम इसको कैसे देखते हैं, तो हम इसको CT स्कैन से देखते हैं। वहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी कम रहेगा, हाइपोडेंसिटी होगा। इम्बोलिक क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक है। ठीक है। इसके कारण फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आता है। ये ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी करता है, लेकिन बाई इम्बोलस। ठीक है। कम फ्रॉम अनदर, मतलब ये जो हुआ है ना, ये अलग अलग साइड से आया है। ठीक है, यहाँ पे ही नहीं हुआ। तो इसको हम जब CT स्कैन देखेंगे तो ये कैसा लेसन दिखेगा, वेज शेप लेसन दिखेगा। ठीक है। अब ये क्या करता है, तो ये मोस्ट ऑफ टाइम ये इन्वॉल्व होता है लार्ज आर्टरी या लार्ज ब्रांचेज में। ठीक है, जो ओरिजिनेट हुआ है हार्ट के द्वारा। अब क्या कह रहा है, पेशेंट जिसको आर्टरियल फिब्रिलेशन या क्या है वल्वुलर डिजीज है, उसमें इम्पेयर हो जाता है कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, जिसके कारण क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्वर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होता है, जिसको थ्रोम्बोसन विल थ्रोन टू द सेरिब्रल सर्कुलेशन, जिसमें थ्रोम्बस क्या कर देता है, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्वर हुआ है ना, उसमें क्या होता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। अब क्या करेगा ये हमारा हार्ट, थ्रोम्बस को कहाँ थ्रो कर देगा, सेरिब्रल सर्कुलेशन में थ्रो कर देगा,
जिसके कारण ये क्या हो जाता है, इम्बोलस लॉज बन जाता है और इसके कारण क्या होता है, डिजिटल आर्टरी इन्फ्रैक्शन होने का डर होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वेसल टू वेसल एम्बोलाइजेशन। तो वेसल से वेसल मतलब ये तो जानते हैं मूव करते रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर्ट से ही आया हो, कहीं से भी आ सकता है। कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस मोस्ट कॉमन सोर्स होता है इम्बोलस का, कहाँ पर, तो वेस्टर्न रीजन में। अब क्या कह रहा है, इंट्राक्रैनियल इंट्रासेल्युलर आर्टरी स्टेनोसिस मोस्ट कॉमन रीजन होता है इम्बोलस का एशियन रीजन में। अगर क्वेश्चन पूछेगा इम्बोलस का मोस्ट कॉमन कॉज कहाँ होता है, वेस्टर्न रीजन में, तो कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। एशियन रीजन में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्बोलस क्या होता है, तो इंट्राक्रैनियल इंट्रासेल्युलर आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, क्रैनियल ड्रोपलन में क्या रिक्वेस्ट हुआ है कि सिर्फ कैरोटिड डुप्लेक्स स्कैन नहीं करना चाहिए, सीटी स्कैन करना चाहिए या एमआर एंजियोग्राम करवाना चाहिए, जिससे ये पता चले कि स्टेनोसिस कहाँ पे हुआ है, एमसीए, एसीए या पीसीए में। ठीक है, जो सोर्स होता है इम्बोली का। अब कॉजेज ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक क्या है, तो इसमें क्या होता है, या तो फैट डिपोजिट हो जाता है R3 ऑफ नेक में, या क्या हो जाता है, क्लॉथ फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अभी मेनली क्लॉथ फॉर्मेशन कब होता है, तो ये कुछ डिजीज होते हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस। देखिए यही है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, इम्बोलिक स्ट्रोक और सेरेब्रल हेमरेज स्ट्रोक। इसमें थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या होता है कि एरिया में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, क्यों, तो ये ब्लड क्लॉट के कारण। ठीक है, जो ब्लॉक कर देता है ब्लड ऑफ इन द ब्रेन, ब्लड फ्लो इन द ब्रेन। इम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लड में नहीं पहुंच पाता है, कहाँ पे, ब्रेन में, क्यों, तो क्योंकि क्या होता है, फैटी प्लेग्यू आ जाता है या ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, जो कहीं पर भी फंस जाता है। सेरिब्रल हेमरेज में क्या होता है, एरिया ऑफ ब्लीडिंग, हेमरेज मतलब वहाँ पे ब्लीडिंग हुआ है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, तो ब्लड वेसल्स वीक हो एनीरिज्म के कारण क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर का रैप्चर हो जाता है। तो ये मेनली तीनों को हम डिफ्रेंशिएट करके बताए हैं। ठीक है, अब ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, ये हम अगले वीडियो में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।